जय श्री राम। योगेश अनंत कालिका सभी सुनने वालों को प्यार भरा नमस्कार। मित्रों, कुछ हमारे ही श्रोते वर्ग है, उन्होंने कहा है कि भाई आप डिटेलिंग करते हो तो आप थोड़ा सा उसमें स्पीड बढ़ाओगे। तो भाई साहब, मैं साल बर साल मैं जा रहा हूँ आगे और स्पीड नहीं बढ़ा सकता, क्योंकि हमारे मित्रों को उस इतिहास का पूरा आनंद लेने का मकसद मेरा है। जो मैं घटित घटनाक्रम है वो सिलसिलेवार तरीके से आपके सामने रख रहा हूँ। मैं इन सभी पात्रों की आलोचना भी करता हूँ, गुणगान भी गाता हूँ। जैसे कल मैंने वो सूरजमल जी के बारे में संक्षिप्त बताया कि जाट चौथाई नहीं दे रहे थे तो मराठों को दिक्कत होना स्वाभाविक था। मराठा जाटों में वैसे तो कोई दुश्मनी थी नहीं, लेकिन जो बाद में हो गई, विशेषता ये मुगल कालीन इतिहास तवारीख कार लेखक है ना, और बाद में जो अंग्रेज आए उनके इतिहास लेखन से। चलो, जाति में बैर उत्पन्न करना तो पुराना खेल रहा है हमारे भारत में। मराठाओं ने दिल्ली लूटी। भाई, मराठाओं ने दिल्ली में अशराफ और साहूकारों को लूटा था, आम आदमी को नहीं लूटा था। उत्तर प्रदेश के सारे जितने भी आपने देखे हैं वो सब मंडलिक राजा थे। उनको लूटा, उनसे जीएसटी वसूली की, दंड भी उनको लगाया, उनसे पैसे ज्यादा वसूली। ये बताओ, दक्षिण से मराठा इतनी दूर क्यों गए थे? घास चराने गए थे क्या? हिंदवी स्वराज्य को बढ़ाना था, आक्रांता धर्मांध दारुल इस्लाम वालों को सिकुड़ते ले जाना था। उनकी जो ताकत थी वो खत्म करनी थी, और यही मराठाओं का मकसद था। आप सोचिए, ये प्रांतवाद तो अभी आया है ना, लेकिन चार धाम यात्रा जो है ये कभी बंद हो गई है क्या? जरा सोच के देखो, कभी भी नहीं बंद हुई। अब चार धाम यात्रा में प्रांतवाद कभी आड़े नहीं आया। कुरुक्षेत्र आज भी उतना ही पूजनीय हर एक भारतीयों को। क्षेत्र कोई भी हो, असेतु हिमाचल, एक हिंदुत्व के समान धागे से हमें सबको इसने जोड़ रखा है। तो ये घृणा कैसी भाई? हमारे चच्चा ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया में लिखा कि शिवाजी चोर लुटेरा था, उसने सूरत लूटी थी। वैसे बता दूं कि चच्चा जब अहमदनगर में थे ना, तो उन्होंने ये डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखा था। दरअसल मोहम्मद हबीब जो तवारीखकार था, इरफान का बाप, वो चच्चा का इतिहास लेखक था। तो शायद मोहम्मद हबीब ने ही जो बताया वही चच्चा ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया में लिखा है। मराठा अपना हक वसूल रहे थे भाई। इससे उत्तर भारतीय सामान्य हिंदू को क्या परेशानी हो सकती है बताओ? मुगलों के जितने भी मंडलिक राजा थे, नवाब थे, सुल्तान थे, उनसे लगातार मराठा सख्ती से वसूली कर रहे थे। जाटों को मुगलों का साथ देना पड़ा, यही दुर्भाग्य है। क्योंकि जाट मुगलों से ही तो लड़े हैं, और फिर मुगलों का साथ देना पड़ा है 18वीं शताब्दी में। बताओ, रंजीत सिंह को भी 1200 अपने खालसा निजाम के भाग्यनगर भेजने पड़े हैं। अब बताओ, रंजीत सिंह को क्या जरूरी थी? तो क्या मैं अब रंजीत सिंह जी को कोसूं? बताइए। नहीं भाई, राजनीति थी, रणनीति थी। रंजीत सिंह जी को और ये जो निजाम था हैदराबाद वाला, उनमें कुछ तय हुआ होगा, तो ये 1200 हमारे खालसा वहाँ भाग्यनगर में नौकरी करने चले गए। क्या मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आता इसमें? मराठाओं के प्रति हेतु पुरस्सर घृणा इन तवारीखकारों ने फैलाई है, क्योंकि मराठा ताकतवर होते जा रहे थे। इसे आप समझने की कोशिश करें। बिना मतलब के ये मराठों को जो भद्दी भद्दी गालियां निकालते हैं ना, ये मेरे ख्याल से मित्रों अनुचित है। वैसे देखा जाए तो भारत में एकमेव अहोम आसम का राज्य है जिन्होंने इन धर्मांध
आक्रांताओं के और मोमिनों के साथ कभी भी अपना स्नेह नहीं बढ़ाया है। चाहे राजकीय संबंध हो, चाहे वैयक्तिक हो, कभी भी नहीं बढ़ाए। उनके विरोध में ये हमेशा अहोम राज्य खड़ा रहा है। बाकी उर्वरित भारत के जितने भी राज्य आप उठा लो, कभी ना कभी इन धर्मांध जाहिल मोमिनों से इनका संबंध जरूर बना है। मूलतः क्षत्रिय वर्ण के ये सभी महान पराक्रमी भारतीय योद्धा है। तो प्रांतों में हम क्यों बांटे भाई? मुझे मेरे क्षूद्र वर्ण पे अभिमान है, क्योंकि मैं जन्म से ब्राह्मण हूं, लेकिन कर्म से वर्कशॉप चलाने वाला लुहार हूं। मैं गर्व से कहता हूं कि मैं लुहार हूं, उसमें क्या कौन सी बड़ी बात है? इतने साल से मैं लोहे का काम करने वाला लुहार हूं। मैं अकेला नहीं हूं, मैं और मेरे साथ मेरे 16 कारागिर भी है, कामगार भी है वर्कशॉप में। सब लुहार है और सब बड़े गर्व से कहते हैं कि भाई हाँ हम लुहार है, आनंदित है, गर्व से करते हैं। हाँ, हमारी श्रीमती जी है, वो गर्व से प्रोफेसर है, कॉलेज में पढ़ाती हैं, जन्मतः ब्राह्मण है, कर्म से भी ब्राह्मण्य का पालन करती हैं। चलो विषय पे आते हैं। बात हो रही थी 1754 में। अगले 7 साल जितने भी हो गए हैं, उसमें बड़ी चहल पहल दिल्ली में हमें दिखाई देती है। रघुनाथ राव अगस्त 1753 से 17 अगस्त 1755 तक ये रघुनाथ राव का उत्तर अभियान चला है। 1755 में बदन सिंह जी का दुर्देवी निधन हुआ। गद्दी पर सूरजमल जी बैठे। सूरजमल तब तक बड़े अनुभवी सरदार थे। लगभग 18-20 साल से इन मोमेडियों की जो निर्णायकता है, अय्याशी है, बच्चेबाजी है, छल कपट है, लंपटता है, सभी से अच्छे खासे परिचित सूरजमल जी थे। और पीछे से ईश्वरी सिंह का सपोर्ट भी था उनको। हवा तब बदली जब 1743 में 43 में जयपुर में माधो सिंह ने गद्दी संभाली, तब थोड़ी हवा बदली। तब यानी 6 साल पूर्व ही मराठाओं का, जाटों का लड़ने का प्रसंग पहली बार आया था। रोहिला विरुद्ध जो सफदरजंग के साथ सूरजमल जी दिखाई देते हैं, वो दुर्भाग्य था जाटों का। मई 1753 में फिर एक बार सफदर ने बादशाह के विरुद्ध सूरजमल जी का इस्तेमाल किया। जाटों के दिल्ली के घेराबंदी से हमारा ये बादशाह अहमद पूरा बेचैन हो गया, परेशान हो गया। अंताजी की तब की मन की द्विधा मनस्थिति तो मैंने बताई है आपको। अंताजी ना इधर ना उधर विचित्र सोच में पड़ गया था। बाद में उसका सौभाग्य है कि सही समय पर सही मशवरा उसको मिल गया। वकील ने मशवरे से अंताजी बच गया। 6 महीने के बाद कुछ ना होते देख हमारा वजीर सफदरजंग भी अपने अवध में लखनऊ लौट गया। सूरजमल भी भरतपुर लौटे। बादशाह के और शाहबुद्दीन के जान में दिल्ली में जान आ गई, क्योंकि जाटों ने बेड़ा उठाया था। जाटों का बंदोबस्त करना अब अहमद और शाहबुद्दीन के लिए प्राथमिकता बन गई। बादशाह को फिर एक बार करार याद आ गया, तो बादशाह ने फौज भेजने के विषय में लगातार नाना से पत्र व्यवहार शुरू किया। आज उसी काल के 4 पत्र हमारे पास मौजूद है, उपलब्ध है। रघुनाथ राव मुगल के साथ विजयादशमी को निकला जाटों का बंदोबस्त करने। बादशाह ने अपना तोपखाना भी रघुनाथ राव के साथ भेज दिया। दिसंबर में राघोबा दादा माड़वा पहुंचे। माधो सिंह जयनगर में ही था। मजे की बात यह है कि दिल्ली की जो अतिरिक्त फौज थी वो 20-25 किलोमीटर पे जयनगर के नजदीक ही खड़ी थी, लेकिन माधो सिंह को ये पता नहीं था। 5 जनवरी 1754 को राघोबा दादा, दत्ताजी शिंदे और खंडेराय होलकर ये अजमेर में थे। उन्होंने वहां पे अजमेर में जम के वसूली की। उसके बाद
कुम्भेरी पहुंचे। जाटों ने जीएसटी देने से साफ इनकार कर दिया। कुम्भेरी किले से लड़ने का साहसी निर्णय जाटों ने लिया। मराठा और मुगल इनकी संयुक्त सेना ने कुम्भेरीगढ़ को घेरा डाला। 17 मई तक यानी मित्रों लगातार 4 महीने तक ये कुम्भेरीगढ़ वाला युद्ध चला। लेकिन जाट पराक्रमी थे, इंच भर पीछे हटने को तैयार नहीं थे। भाऊ की बखर में लिखा है कि मराठा इनके ये 4 महीने के बीच धौलपुर जाके जीएसटी वसूली करके आए थे। सूरजमल का प्रधान था रूपराम कटोरे। मराठी बखर में इसका नाम कठोरे लिखा है, ठ लिखा है, कठोरे। अब कठोरे, कोठारे, कटारे जो भी है, सूरजमल का प्रधान था रूपराम चौधरी। रूपराम चौधरी किले से बाहर निकला और बाहर आके मराठाओं से मिला तो राघोबा दादा ने सीधा 1 करोड़ की मांग उसे कर दी। सारे सरदार भौचक्के के रह गए। चौधरी ने शांत होकर 40 लाख रुपए तक देने की तैयारी राघोबा को जताई। राघोबा ने भरतपुर, डीग, रामगढ़ और ये का कड़वण, इन 4 दुर्गों का जो क्षेत्र था उसका हिसाब चौधरी से मांगा कि किस हिसाब से आप 40 लाख दे रहे हो, वैसे तो आपका 1 करोड़ बनता है। ये चारों क्षेत्र सुरक्षित करके जाट कुम्भेरीगढ़ आ चुके थे। सूरजमल ने वो प्रसिद्ध 5 गोली और बंदूक की जो दारू होती है वो पेशवाओं को भेज दी। राघोबा दादा को वो अंतिम पर्याय सूरजमल जी ने दे दिया था, या तो 40 लाख ले लो या युद्ध कर लो, हम पीछे नहीं हटेंगे। युद्ध का पर्याय राघोबा ने स्वीकार किया। राघोबा ने तुरंत मोर्चा लगाया, घेराबंदी शुरू की, किंतु वहां पे सुरंग नहीं लग पा रहा था क्योंकि जो जमीन थी वो जमीन पे पूरी रेती थी, तो सुरंग लगाने में मराठाओं को वहां पे दिक्कत आ गई। दोनों ने इस लड़ाई में, मराठाओं ने और जाटों ने, दोनों ने अपना सर्वस्व इस लड़ाई में दिया। भरतपुर के पास शौर्य, पैसा और सैनिकों की कोई कमी नहीं थी। मैं जाटों की बात कर रहा हूं। अपने यौवनावस्था में मदमस्त मराठे मल्हारबा का एकमेव पुत्र खंडेराय दोपहर का भोजन करके, मदमस्त तो था ही वो, शायद सुबह से वो पी रहा होगा, तो मदमस्त हुआ, भोजन किया। भोजन के बाद मोर्चा और घेराबंदी के लिए जो मोर्चा लगाया था वो मोर्चा देखने आ गया। जैसे मोर्चे के निशानी के पास खंडेराव पहुंचा, किले से 1 गोली आई और उसके छाती का भेद करके निकल गई। खंडेराव वही ढेर हो गया। 1723 के दशहरे में जन्मा हमारा खंडेराव, इस युद्ध भूमि में उसका अंत हो गया। सुपुत्र को खोने से मल्हारबा पूरी तरह से बौखला गए थे, अपना आपा भी खो चुके थे। राघोबा ने उत्तर क्रिया के लिए 10,000 रुपए वही नकदी निकाली और मल्हारबा के हाथ में थमाए। पूर्ण 13 दिन सारे क्रिया विधि होने के बाद मल्हारबा ने दान धर्म भी किया है। मल्हारबा ने वहीं सबके सामने प्रतिज्ञा ली कि जब तक सूरजमल का शिरच्छेद मैं नहीं करूंगा और कुम्भेर की मिट्टी यमुना में नहीं भगाऊंगा, मैं मेरे जीवन की कर्तव्य पूर्तता नहीं समझता। अगर ये ना कर सका तो मैं वहीं देह त्याग भी करूंगा। अब तक 3 महीने लड़ाई के गुजर चुके थे। गढ़ के अंदर राशन पानी, गोला बारूद की भारी कमी होने लगी थी। सूरजमल ने रूपराम चौधरी और ज्येष्ठ रानी अनुसुईया देवी से अंदर बातचीत की। अनुसुईया देवी ने एक सुझाव दिया कि जयाप्पा शिंदे के जरिए आप बातचीत करने की कोशिश करो, तभी संधि हो जाने का पर्याय उपलब्ध होगा।
अच्छा सुझाव था। यहाँ बाहर 3 मार्च को मल्हारबा से मिलके शहाबुद्दीन भरतपुर चला गया और इस शहाबुद्दीन ने भरतपुर में जाके घेरा डाला। दिल्ली में ये 2 मुशरिक बादशाह और खान खानन जाटों से पत्र व्यवहार अंदर से कर रहे थे। तुरंत ये जो खबर है ये शहाबुद्दीन तक पहुंची। शहाबुद्दीन भरतपुर छोड़ दिल्ली से जितना भी सटा क्षेत्र था उस क्षेत्र में शहाबुद्दीन आगजनी लूट मार पूरा कोहराम मचा दिया शहाबुद्दीन ने। अब ये देख के बादशाह डर गया, तो बादशाह जाटों की मदद के लिए दिल्ली से बाहर निकला। बीच रास्ते उसके सामने आए मल्हारबा। बस 2-3 घंटे की लड़ाई हुई। सारे धर्मांध मोमिन, दिल्ली सुल्तान के जितने भी सैनिक थे सब शलवार उतार के या तो भाग गए या मारे गए। यहां मराठों ने जमकर लूट की है, बादशाह की जमकर लूट की है। जयापा मैंने जैसे कहा ऑलरेडी बातचीत के लिए आगे आ चुका था, लिहाजा ये लूटना और आगजनी वगैरह उसे बिल्कुल पसंद नहीं था। कुछ आख्यायिकों में लिखा है कि मराठाओं ने वहाँ की कुछ स्त्री महिलाएं भी उठाई वगैरह वगैरह। तथ्य कोई सामने नहीं देता तो मैं उसका जिक्र यहाँ पे नहीं करना चाहता। सूरजमल में फिर सूरजमल ने रूपराम का एक पुत्र था तेजराम को जयाप्पा के पास भेज दिया और वहां पे जयाप्पा शिंदे के सामने युद्ध विराम का प्रस्ताव रखा। जयाप्पा ने जाटों को बचाने का वहां तेजराम को अपना वचन दिया है। अब ये सुन के मल्हारबा ज्यादा आग बबूला हो गए कि भला उनके पुत्र के हत्यारों को शिंदे ने अभय दान क्यों दिया, और भड़क गए मल्हारबा। उम्र भी हो चुकी थी मल्हारबा की। अब राघोबा दादा के सामने यक्ष प्रश्न खड़ा हुआ था, क्योंकि होड़करों के इब्रत का सवाल था। उसने सखाराम वकील को बुलाया। अब ये सखाराम अगले कई साल तक राघोबा दादा का विश्वासू दरबारी बना रहा। इसकी कथा आएगी, आगे आएगी। सखाराम वकील ने निर्भयता से कहा कि जयाप्पा सरकार के अहित की बात सोच ही नहीं सकता, क्योंकि जयाप्पा शिंदे अविरत श्रीमंत की सेवा में लगे हुए हैं। जो जयाप्पा कहेंगे उसे मानने में ही सबकी भलाई है, ये सखाराम वकील ने कहा। इस अणिवाणी के समय में मारवाड़ के कलह के चलते राम सिंह के वकील भी उसी वक्त जयाप्पा से मिलने आए थे और उन्होंने जयाप्पा से मदद की गुहार लगाई। वही समय पे जयाप्पा ने राघोबा को फौज की ज्यादा संख्या का कारण बताया कि भाई इतनी बड़ी 50,000 से ज्यादा संख्या एक जगह इतने दिन नहीं रुक सकती। तो ज्यादा संख्या का फौज का कारण बताकर जयाप्पा शिंदे तुरंत राम सिंह के वकील के साथ मारवाड़ के लिए निकला। होड़कर और ज्यादा क्रोधित हो गए, लेकिन क्या करते, हुकुम के ताबेदार थे। होड़कर निराशा में संधि के पक्ष में होड़करों को खड़े रहना पड़ा। 17 मई 1754 को मराठाओं को 60 लाख रुपए देकर जाटों ने ये संधि कर ली। वंदे मातरम।